एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन देख रहे थे, और हम लोगों ने देखा था कि किसी ऑर्बिट की एनर्जी जो है, अगर हम उसकी नेगेटिव वैल्यू देखें तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, नेगेटिव वैल्यू एनर्जी की बढ़ती है और पॉजिटिव वैल्यू घटती है। ठीक है ना? तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में कितना होता है ये लिखा दिया था ना, और अगर आप एक्सेस एनर्जी देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। अगला देखिए, अगर हमने देखा था कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -3., अगर हम सेकेंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट की बात करें, फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ना, देखा बेटा कॉपी यहां तक हो गया था ना, आए थे कल के वैसे आए थे, अच्छा ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए E2H ये कितना हो जाएगा, -13.6 और n²/z, सॉरी z²/n²। यही था ना, ये हो जाएगा -13.6/4, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा का एनर्जी लेवल E3H इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई 9, इनका स्क्वायर 9, तो ये आ जाता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथी कक्षा के लिए देखेंगे तो 0.85 आता है, शायद डिवाइड करके देखिएगा, 0.85 आता है जहां तक हमें ख्याल। ये तो तीसरी के लिए है ना, चौथी के लिए 0.84 ना, ठीक है। हाइड्रोजन E4H इक्वल टू होता है -13.6 डिवाइडेड बाई चौथे के लिए 16, तो -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब देखिए, किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होती है वही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है ना? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6। सेकेंड में -3.4, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 3.4। थर्ड में -1.51, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1.51। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी होती है, नेगेटिव में है चूंकि, निकालने के लिए उतनी ही हमें देनी पड़ती है। एक पॉइंट और समझ लीजिए तो 2-3 चीजें एक साथ लिखा देते, लिख लिया बेटा? देखिए, अगर हाइड्रोजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से फिफ्थ, ढेर सारे ऑर्बिट है, एन की वैल्यू 5 है, 4, 3, 2, 1, ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है ना? ये जो है ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट ऑर्बिट, ये जो है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। जब पहली बार इलेक्ट्रॉन पहली बार एक्साइट होगा तो कहां से, यहां से यहां जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है,
स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ये फोर्थ, इस तरह से। यहां हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ है -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ का कितना आता है? 0.35। छोड़िए, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लीजिएगा। 25 से डिवाइड कर दिए 13.6 को, तो आ जाएगा 0.5 पर। हाँ, हमें कुछ था कि 0.51 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, ये है। तो अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी है? इतना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इतना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इतना होगा, ठीक है ना। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि वो थर्ड ऑर्बिट में आ गया, और इतनी एनर्जी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए इस प्रकार से, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट is -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट का लिख रहे हैं, बाकी आप लोग समझते रहिएगा। इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट इज, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इज, नेगेटिव हटा दिएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। कोई दिक्कत? दूसरा, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है, बढ़ती जाती है, बढ़ रहा है एनर्जी, जबकि फार्मूले में इनवर्स की प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाती है। नेगेटिव वैल्यू कहेंगे तो घटती जाती है, तो इनवर्स का रिलेशन मिलेगा। हाँ, नेगेटिव कहेंगे तब इनवर्स का रिलेशन है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन पॉजिटिव की बात करेंगे तो डायरेक्ट, जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे भी बढ़ रहा है। नहीं, माइनस यहाँ नहीं होगा। इतनी एनर्जी है तो हमें देना पड़ेगा +13.6, उतना हमें देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या हुआ हो पहलवान? अच्छा, फिजिक्स में, हाँ, अभी पढ़े नहीं होंगे, तो जब तक थ्योरी नहीं मजबूत होता तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। या तो जब थ्योरी पढ़ाई उसी समय क्वेश्चन करा दीजिए, या तो फिर पूरा खत्म कर लीजिए, सब पढ़ लें तब कराइए। नहीं तो बगैर थ्योरी पढ़े क्वेश्चन करने में उबन होती है, झल्लाहट होती है, फंस जाता है मामला उसी में, समझे में नहीं आता। बेटा दे इसको। अगला देखिए, आयोनाइजेशन, हम कहें कि किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है, जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, अर्थात हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है, अर्थात जो पॉजिटिव वैल्यू है एनर्जी की वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। हम लोगों ने भी देखा था ना कि E इक्वल टू -13.6 और n² अपॉन z²,
हाइड्रोजन के लिए चलिए या छोड़ जेड को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो ये एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी उल्टा लिख दिया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसको हम ऐसा कर सकते हैं, नेगेटिव साइन इधर कर दे ना, नेगेटिव साइन इधर कर दे, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस। तो अब हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है। तो जो नेगेटिव वैल्यू है एनर्जी की, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, नेगेटिव वैल्यू एनर्जी की घट रही है, ये माइनस में बहुत बड़ी वैल्यू है, माइनस में और छोटी। लेकिन जब पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे एनर्जी की, तो वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे एन बढ़ रहा है एनर्जी भी बढ़ के माइनस से 0 तक जा रही है, उसके आगे ऊपर होती जाएगी। क्लियर है ना? तो एक लाइन लिख लीजिए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, या हम कहें इलेक्ट्रॉन, increases on moving away from the nucleus, away, दूर, from the nucleus, न्यूक्लियस से दूर जाने पर, या हम कहें, या फिर चीज, या दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना। ऑर्बिट की एनर्जी दूर जाने पर बढ़ रही है, अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरे शब्दों में हम कहें, जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट is inversely proportional to the principal quantum number, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, टीजीटी का सवाल है, जो अगला एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इस लाइन पे बच्चे बहुत फंसाते हैं, आप पढ़ा के आएंगे ई प्रोपोर्शनल टू 1/n, माइनस 1/n, फिर कहेंगे जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाती है। बच्चा कहता है सर आप तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, और उधर कह रहे हैं बढ़ रहा है, और मैथमेटिक्स लगाएंगे तो आप फेल होते जाएंगे। जैसे मैथ लगाएंगे तो मैथ से वो समझ में नहीं आएगा बच्चे को। जैसे आपको कहे कि हाइड्रोजन के और हीलियम के ऑर्बिट के एनर्जी लेवल कंपेयर करिए, तो हीलियम का जो है 4 गुना कम होता है एनर्जी हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन का 4 गुना ज्यादा होता है हीलियम से। हाइड्रोजन का 13.6 है माइनस, उसका -52 होता है, 52 54 इस तरह से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको लगेगा करे ये तो हीलियम का ज्यादा है ना। तो नेगेटिव है तो कम हुआ ना कंपैरिजन में। फिर वहां जब तक थोड़ा सा लॉजिकली नहीं एक्सप्लेन करेंगे तब तक मामला फंसता है, सीधे मैथ लगाएंगे तो। अब आते हैं, देखिए अभी हमने देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी
n अगर 1 था तो एनर्जी क्या था, n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी E1 ये था -13.6, n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 ये था -3.4 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट के लिए E3 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4 की जो एनर्जी थी E4 -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये था 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नाभिक से दूर जा रहे हैं ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। हाँ, एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन दो क्रमागत ऑर्बिट की एनर्जी का अंतर देखेंगे। इन दोनों के एनर्जी का अंतर डेल्टा ई कितना हो जाएगा, ये 10.2 ना, 10.2, ठीक है। इन दोनों का अंतर 1.54 हो जाएगा, 53 ना, 1.89 ये डेल्टा ई हो गया। इन दोनों का अंतर 0. तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं ऑर्बिट का एनर्जी लेवल बढ़ता है, लेकिन दो क्रमागत इन दोनों का अंतर सबसे बड़ा था, इन दोनों का अंतर और छोटा, इन दोनों का अंतर और छोटा। तो जैसे जैसे टीजीटी का सवाल है, टीजीटी में पूछा गया है 1-2 साल पहले का, पीछे का एग्जाम का पेपर देखिए, तो पूछा है कि जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं दो क्रमागत ऑर्बिट की एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर का अंतर नियत रहता है, घटता है, बढ़ता है, पूछा है। तो अगर आप कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं ऑर्बिट का कोणीय संवेग बढ़ता है, लेकिन दो क्रमागत ऑर्बिट क्रमशः एक के बाद एक आने वाले ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम का अंतर कांस्टेंट रहता है, लेकिन एनर्जी का अंतर क्या होता है, घटता है। एनर्जी लेवल में एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ता है, एनर्जी भी बढ़ती है, लेकिन वहां दो क्रमागत ऑर्बिट के एनर्जी लेवल का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, लिखा चुके हैं। और यहाँ दो क्रमागत ऑर्बिट की वहां एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस कांस्टेंट है, एंगुलर एनर्जी का डिफरेंस जो है कांस्टेंट नहीं होता बल्कि घटता जाता है। तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं ऑर्बिट का एनर्जी लेवल बढ़ता है, बट दो सक्सेसिव एक के बाद एक क्रमशः आने वाली ऑर्बिट के एनर्जी लेवल का डिफरेंस घटता है। क्लियर है ना, एक लाइन लिख लीजिए। On moving away from the nucleus, away from the nucleus, energy level of orbit increases, but difference of energy level of two successive orbits decreases। दो क्रमागत क्रमशः आने वाली ऑर्बिट का जो डिफरेंस होता है वो घटता जाता है। हम कह सकते हैं कि ऊपर मिटा देना, हम देख रहे हैं कि E1 से ज्यादा है E2, उससे ज्यादा E3, इससे ज्यादा E4, इस तरह से। लेकिन E2 माइनस E1 ये सबसे बड़ा है, E3 माइनस E2 उससे छोटा, E4 माइनस E3 उससे छोटा, इस तरह से।
एनर्जी बढ़ता है और एनर्जी लेवल का अंतर घटता है। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट सेकेंड की एनर्जी हीलियम के और हाइड्रोजन के फर्स्ट सेकेंड की एनर्जी का कंपैरिजन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। मिटा दे। एलटी का विज्ञापन बहुत जल्द आ रहा है, यानी अगले साल आपको एलटी का एग्जाम देने को मिलेगा 25 में, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई एकदम जी जान से शुरू करिए। हमें लगता है कि अगला टीजीटी के पहले अगला एलटी, अगर यहाँ का भी विज्ञापन यहाँ का भी आएगा तो एलटी का एग्जाम पहले हो जाएगा। अभी यहाँ भी विज्ञापन आना है अगले साल, तो यहाँ का भी विज्ञापन आएगा, वहां का भी आना है 25 में, लेकिन वहां का एग्जाम पहले हो जाएगा। वो 5-6 महीने में करा लेंगे एग्जाम, यहाँ का लेट जाएगा लेकिन वो करा लेंगे। मिटा दें। इसलिए हमें तो लगता है हम इस बैच में जो नए जिन बच्चों को एग्जाम नहीं देना है उनको हम एलटी का ही पहले खत्म करा दें, एलटी का पहले खत्म करा दें। भाई जिनको देना है उसकी बात अलग है, जिनको नहीं देना है उनको विज्ञापन आने पे परीक्षा देनी है तो उनको पहले एलटी का खत्म करा दें कोर्स, फिर टीजीटी वाला बच्चे जो चीजें कॉमन है वो तो हो ही जाएंगे, एलटी का जो अलग है उसको फिर अलग से पढ़ा देंगे, अलग चैप्टर। चलिए देखते हैं हम। अगर हम सेकंड ऑर्बिट हाइड्रोजन की एनर्जी E1H और E2H, ये कितना है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो अगर हम E2 अपान E1H की बात करें तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहां पर मामला गड़बड़ाएगा। यहाँ क्या होगा, आपको लगेगा कि अब इसको माइनस माइनस कैंसिल, मैथमेटिक्स जहां लगाए तहां फंसे, और ये 1/4 आ जाएगा। हम कहेंगे ये आ जाएगा 1/4, तो हम कहेंगे कि ये इधर जाएगा, ये इधर, E1H इक्वल टू E4H ना। तो हम कहें 4E2H, हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट से 4 गुना ज्यादा है, यही तो कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सेकंड की 4 गुना ज्यादा है फर्स्ट से। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट से 4 गुना ज्यादा है। देखिए सेकंड का ये फर्स्ट था -13.6 है और ये -3.4 है, इससे ये 4 गुना ज्यादा है ना। इसका ये 4 गुना कम है, इसका ये 4 गुना कम है, और सेकंड की 4 गुना ज्यादा है, उल्टा रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम देखिए, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तब तो यहां पहुंचेंगे,
इसको घटाएंगे तब यहाँ इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना कम करेंगे तब ये इसके बराबर आएगा। यहां से आएगा तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, निकालता हुआ। इलेक्ट्रॉन जब यहां से आएगा तो अपनी एनर्जी निकाल के कम कर देगा ना। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी निकालता है, नीचे से ऊपर जाता है तो ऑब्जर्व करता है। पाल जी आज नहीं आए हैं ना, और वहां कहेंगे कि सर ये नीचे आएगा तो क्या होगा फिर। कई बच्चे हैं, जैसे आज आप कहे कि आज की 10 बजे की क्लास सस्पेंड रहेगी, सुबह 10 बजे की क्लास सस्पेंड रहेगी, तो सर शाम वाली मैसेज आएगा, सर शाम वाली का क्या होगा, शाम वाली रहेगी कि नहीं, शाम वाली के लिए तो कुछ कहा नहीं गया तो रहेगी, ये तो अंडरस्टूड है। फिर सर कल कुछ लेंगे, सर कल भी सस्पेंड रहेगी, अरे आज के लिए कहा गया है तो कल काहे पूछ रहे हो। कुछ अगर आपने सुबह मैसेज डाल दिया है कि आज 10 बजे की क्लास सस्पेंड रहेगी, कल शाम को डाल दिए हैं या आज डाल दिए हैं कल के लिए ना, तो कहेंगे सर 8 बजे वाली और वो 9 बजे वाली रहेगी कि नहीं रहेगी, 9 बजे, यानी कि वो कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे, अपना विवेक लगा ही नहीं पाते हैं। तो पाल जी हमने कहा कि जब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, इधर से इधर आएगा तो निकालेगा, फिर कह रहे सर जब जाएगा तो निकालेगा, लेगा तो आएगा तो फिर क्या करेगा, हम कर ले। तो आइए अब देखते हैं, जब इधर से इधर आया तो एनर्जी निकाल दिया, तो क्या हो गया, एनर्जी इसकी घट गई ना, यहां जितनी थी उससे 4 गुना कम हो गई, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना 4 गुना कम कर देंगे, और यहां से यहां जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। तो अब देखिए E1H प्रोपोर्शनल टू 1 अपान N1 स्क्वायर, E2H प्रोपोर्शनल टू 1 अपान N2 स्क्वायर, ये हो जाएगा किसके 1 अपान 1, ये हो जाएगा 1 अपान 4 सेकेंड ऑर्बिट का। तो E1H अपान E2H ये हो जाएगा 1/1 इंटू 4/1, ये हो जाएगा 4। तो E1H ये इक्वल टू हो जाएगा E2H इंटू 4। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी जो है सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी से 4 गुना ज्यादा है, यही तो हम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकेंड ऑर्बिट की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी से 4 गुना कम है, या आयोनाइजेशन एनर्जी की बात में देने वाली तो इसकी 4 गुना ज्यादा है इससे, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए, उल्टा रिजल्ट मिलता है ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। यहां पे ये माइनस है, माइनस, अगर ऐसा लेंगे सिंगल माइनस तब ये माइनस करेंगे, या इधर माइनस करेंगे तो इधर प्लस करेंगे, इधर प्लस है इधर प्लस करेंगे इधर माइनस करेंगे यहां। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो इसकी एनर्जी है अब इससे 4 गुना, अब नेगेटिव में चली गई एनर्जी, तो अगर दोनों का साइन लगा देंगे तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो फिर मालवा गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए तो शायद डाउट ना हो, ठीक है। मिटा दें ऊपर, या नेगेटिव वैल्यू लगा लेंगे तब भी डाउट कम होगा। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज 4 times greater than the negative energy of electron in first orbit
फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन अर्थात -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अथवा हम कहें आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का वो 4 गुना ज्यादा है सेकेंड ऑर्बिट का, जहां देनी पड़ रही है। मिटा दे, सब नीचे लिख लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज, जो इसको हम देते हैं गिवन टू एटम इज 4 times greater than ionization energy of electron in second orbit of hydrogen। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, फिर एटॉमिक पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक यूनिट्स देखेंगे क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन 48 देखते हैं। क्वेश्चन 48, एक बार जब कोरोना काल चल रहा था, नया नया ऑनलाइन क्लास शुरू किए थे किसी तरह से, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, ढेर सारे बच्चे ऑनलाइन बहुत जुड़े थे। ऑक्सीकरण संख्या मैंने लिखाया, पढ़ाना शुरू किया था, तो उसमें हमने लिखाया कि ऑक्सीकरण संख्या सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। बहुत बच्चे, सब टीचर है, अधिकतम सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे, कोचिंग सबकी चलती हैं, अच्छी अच्छी चलती हैं। सबने अगले दिन कमेंट किया कि सर ऑक्सीकरण संख्या तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव 0 भी हो सकता है। हमने कहा नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल कभी नहीं हो सकता है। फिर मैसेज किए सब कि सर एक दो एग्जाम्पल दिए। फिर मैंने कहा कि इन पे जो आवेश उत्पन्न होता है वो कैसे उत्पन्न होता है। हम सीधे उत्तर पे नहीं आना चाह रहे थे, तो लोग कहे कि एक कानपुर के थे, किसी कोचिंग में पढ़ाते थे मेडिकल आईटी के लिए, वो बहुत दिन तक जिद्दी आए थे। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे आता है। उनका कोई मित्र पढ़ रहा था, उसने उनको संपर्क किया कि यार ये कोचिंग वोचिंग पढ़ा रहा है, इसकी ज्यादा डाउट क्लियर होंगे, तो वो भी कहे नहीं नहीं फ्रैक्शनल भी होता है। फिर वो फिर मैसेज किए ग्रुप में। हमने कहा कि किसी पार्टिकल पे आवेश कैसे आता है। आवेश का आदान प्रदान हमेशा इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल से दूसरे पे जाएगा, एक एटम से दूसरे में, तो एक पे धन आवेश और उतना, और एक पे 1 इकाई ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आवेश की एक परमाणु इकाई उसको कहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया गया तो एक धनावेश उत्पन्न हुआ। अगर किसी पर 2.3 या 2.5 धनावेश है, इसका मतलब कि आधा इलेक्ट्रॉन भी गया है, 2.5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ट्रांसफर हुए और अगले का 1/3। क्या ऐसा संभव है? अब इस पे मामला गड़बड़ा गया, कोई जवाब है कोई नहीं दे पा रहा। उदाहरण तो ढेर सारा दिए लेकिन जवाब नहीं दिए। हमने कहा जन्म दर मृत्यु दर आप पढ़ते हैं, लिख लिख के भेजते थे पन्ने पे उधर से लिख के लोग भेजते थे, सीधे बात नहीं होती थी, बात नहीं करते बस लिख के। तो हमने कहा कि जन्म दर और मृत्यु दर आपने पढ़ा है,
दशमलव में आंकड़े मिलते हैं। आप बर्थ रेट और डेथ रेट आप सामान्य ज्ञान की किताबें खरीदेंगे तो सब दशमलव में मिलते हैं आंकड़े। कहे हाँ मिलते हैं। तो हमने कहा क्या बच्चा दशमलव में पैदा होता है? कोई जवाब नहीं। तो मैंने कहा आप फिर बहुत 2-3 दिन झेलाने के बाद हमने कहा आप औसत आक्सीकरण संख्या की बात कर रहे हैं, जब औसत लेंगे तो दशमलव में हो सकता है। तो फिर उस दिन से फिर बंद हुआ। तो चलिए, इस तरह से ढेर सारी जगहों पे बहुत डाउट है, हम अपने दिमाग पे पाले रहते हैं और वो चलता रहता है। बच्चे, ये कहाँ से डाउट क्लियर होता है? जब स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे आपसे क्वेश्चन करते हैं, तब आपका डाउट धीरे धीरे क्लियर होता है। अपने से नहीं समझ दिमाग में वो बात आ पाती। तो बच्चे पूछ पूछ के आपका डाउट क्लियर, इसलिए कहते हैं टीचिंग तो है यूनि डायरेक्शनल नहीं होता, बाई डायरेक्शनल होता है। हम बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा हमको सिखाता है। हम उसको कंसेप्ट बता के सिखाते हैं, वो पूछ के सिखाता है। ना पूछे तो हम काहे ध्यान दें? हमारा ध्यान वहां तक नहीं जाएगा जब तक आपसे वो नहीं पूछेगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 था। क्वेश्चन 48। इसलिए हमेशा अच्छे मेहनती बच्चों को पढ़ाइए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। गधों को पढ़ाएंगे तो आपका ज्ञान घटेगा, अच्छे बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपका ज्ञान बढ़ता है। The ratio of kinetic energy and potential energy of electron is the ratio of kinetic energy and potential energy of electron is, क्या होता है? सीधे विकल्प पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 पोटेंशियल एनर्जी ना। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 1/2 अर्थात 0.5, शायद 0.5 विकल्प के रूप में दिया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 भी सीखा है, देख लीजिए। The total energy of electron in hydrogen atom is given by, मिटा दे। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं पूछा है, बल्कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद करना पड़ेगा फार्मूला, तभी ये सवाल को कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन इन एटम दिया है, हाइड्रोजन एटम दिया है कि एटम? इन हाइड्रोजन एटम, एटम इज गिवन बाय, फार्मूला बता दीजिए। माइनस नहीं, टोटल एनर्जी पूछा गया है। माइनस यहाँ काइनेटिक और उसका तो इसके पहले था। माइनस फाइनल फार्मूला बता दीजिए। 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यही है ना एनर्जी का फार्मूला। माइनस फाइनल जो फार्मूला है उसी के रूप में विकल्प दिया है। अब यहाँ आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ देखिए के दे रखा है ना, तो ये तो सीजीएस में है, एमकेएस में पाएंगे तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर ना, और 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब इतने को के मान लिए है इन्होंने। ठीक है, ये होता पूरे का है इतना। ठीक है, इसको के मान लिए है तो माइनस के स्क्वायर और 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए चूंकि पूछा है तो फार्मूले में ऐसा भी आपको मिल सकता है कि जेड ना हो। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 रख देंगे जेड की तो ये हट जाएगा। तो ये हो सकता है किसी जगह कहीं ये न भी दिया रहे तो भी सत्य होगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 82।
चले मिटा दें। अगला सवाल देखिए, इनका विकल्प लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, विकल्प जो सही है वो यहां देख लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन 82, the kinetic energy of electron present in the ground state of tri-positive beryllium ion. The kinetic energy of electron present in the ground state of ground state of Be3+, ठीक है ना। ट्राई पॉजिटिव बेरिलियम है तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, यानी बोर वाला फार्मूला लगा देंगे। हमें स्लेटर्स का जो करेक्शन है वो यहाँ नहीं डालना है सीधे। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ये होता है 1/2 mv² के, और 1/2 mv² ये किसके बराबर होता है? 1/2 1/4πε0 और उसके बाद z² लिखाया है, हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, का हाफ। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। अब इतने की जगह आप के लिख दीजिए, इतनी वैल्यू की जगह इन्होंने फार्मूले में के ले लिया है। सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 होती है तो हम लिखते नहीं, एमकेएस में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 अपनी जगह है और kZe²/r, कोई दिक्कत? kZe²/r फार्मूले में देख लीजिए, इसमें क्या दे रखे हैं? अच्छा एक मिनट, जेड की वैल्यू 3 होती है, बेरिलियम में 4 होती है ना। देखिए आगे हम इसको सॉल्व कर ले। 1/2 अपनी जगह है और फिर के जेड बेरिलियम में 4 और E²/r, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2ke²/r, है, हमने यहाँ के रख दिया है ना, आप इसकी जगह 4πε0 ही रखिए, ठीक है ना। दूसरा जिस रूप में विकल्प दिए उसी रूप में ले लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा के की जगह क्या रखेंगे? देखिए ऊपर एनर्जी काइनेटिक, अरे इस रूप में दे सकता है, इस रूप में, इस रूप में दे सकता है, इसका अगला रूप देखिए। ये नहीं कहिए कि है नहीं, है नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। देखिए 2 और E²/r, के की जगह क्या होता है? 1/4πε0 के। तो अब ये 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा? E²/4πε0 के, सॉरी 2πε0 के, ये हो गया E²/2πε0, ठीक है। E²/2π मिला विकल्प ना। तो अलग अलग रूप में हो सकता है, आप उसको विकल्प के अनुसार आप अपना रिजल्ट प्राप्त कर लीजिए। भाई हम अलग अलग भगवान क्यों मानते हैं? सब लोग अलग अलग तरीके के अपने, जहां भगवान रहते हैं हम गए, भगवान आराम से बैठ के ध्यान लगाए थे, प्रकृति से जुड़े थे, अपने सेंसर जोड़ रखे थे, पूरे प्रकृति की सूचनाएं और एनर्जी को अपने से जोड़ रखे थे। हम गए, हम कह रहे भगवान यार
ऐसा होता है ना। ये भी बड़ी परिश्रम किए, बड़ा रास्ता वास्ता ढूंढ खोज, ये भी पहुंच गए भगवान के जहां रहते हैं उस पहाड़ी पर। और ये गए तो भगवान आराम से लेटे थे। ये कहे अरे यार भगवान ऐसा नहीं होता, हम देखे थे लेटे हुए होते हैं। और ये पैरवे देखे थे, कहा इसे उंगली होती है 10 ठो, ऐसे पैर होता, ऐसा भगवान है, पूरी शरीर नहीं देख पाए थे, ऐसे लेटे थे भगवान। पीछे से गए, हम ये गए सर की तरफ देखा है, ये गए इधर से देखा है, कोई दौड़ते हुए देखा है, कोई लेटते हुए, तो एक ही भगवान के अलग अलग रूप को लोगों ने प्रस्तुत कर दिया। ये कहेंगे हमारा भगवान ऐसा, हम कहेंगे हमारा भगवान, सब भगवान एक है। तो वैसे ये सब भी सारे फार्मूले एक ही हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इनमें वो चीज देख लिए और वही हमें ठीक है ना। चले अब अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 और दीपचंद कहेंगे रोज पढ़ने आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट देखा जाए, लिखा जाए। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। स्टेटमेंट वाले सवाल बड़े खतरनाक होते हैं, टाइम भी लेते हैं, इनमें टाइम भी लग जाता है सही स्टेटमेंट ढूंढने में। क्वेश्चन 148 करेक्ट स्टेटमेंट। पहला देखिए, इन्होंने जो बात कही है क्या वो सही है कि गलत। द टोटल नोट वाला यहां सवाल कैसे आ गया, गलत सवाल देख लिया क्या। 148 अच्छा ठीक है, कुछ विकल्प ऑप्शन इससे होंगे। द टोटल नंबर ऑफ नोड इंक्लूडिंग one that occurs at infinity will be n। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये आगे पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ नोड इंक्लूडिंग one at infinity is n or equal to n। टोटल नोड, अगर हम अनंत पर बनने वाले नोड को इंक्लूड कर ले तो सबकी संख्या n होती है, ये बात सही, ठीक है ना। ठीक है, टोटल नोड ये होता है रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड प्लस एक जो इंफिनिटी पर बनता है, एक उसके लिए और जोड़ा जाता है, तो ये होगा रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1 की, और प्लस एंगुलर नोड l के बराबर होता है और प्लस 1। तो आप जोड़ेंगे n माइनस एल माइनस 1 प्लस l प्लस 1, तो n आ जाता है। ये l l कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, n के बराबर। तो ये तो सही है, लेकिन ठीक है ना, करेक्ट है। चले, और हमें करेक्ट ही ढूंढना था, अगले इनकरेक्ट वाले देख लें। If the uncertainties in the velocity and momentum are equal, then मिटा दें। ये एक तरह से एक सवाल है, एक विकल्प अपने आप में एक सवाल है, आगे इसको पढ़ेंगे अभी हम लोग। दूसरा विकल्प देखिए, इफ द पोटेंशियल नहीं, इफ द अनसर्टेनिटी एंड वेलोसिटी एंड मोमेंटम आर इक्वल। विकल्प बी देखिए, स्टेटमेंट बी, द अनसर्टेनिटी, टाइम हो गया क्या, इन पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम है ना, कि वेलोसिटी दिया है, आर इक्वल, देन uncertainty in velocity is velocity
इज कितना ये दे रखे हैं 1/2m√h/पाई 1/2m रूट एच क्रॉस है क्या एच है कि एच क्रॉस हमें एच क्रॉस अपन पाई दिख रहा है चलिए एच क्रॉस देखते हैं अभी कंफर्म हो जाएगा कुछ हल्का प्रिंट है अभी निकालेंगे तो अब देखिए अनसर्टेनिटी या एच ही हो जो भी रख के चलिए एच ही अब देखिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान बोलिए हाँ ये भूलिएगा मत ठीक है अगर ये दोनों बराबर है ना ये दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा पी का स्क्वायर इक्वल टू एच अपान 4 पाई लिख सकते हैं डेल्टा पी होता है एम डेल्टा वी का स्क्वायर इक्वल टू एच अपान 4 पाई ठीक है ना हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू एच अपान 4 पाई इसको इधर कर दे तो डेल्टा वी स्क्वायर इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम स्क्वायर वी करेंगे और वी तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी है डेल्टा वी इक्वल टू ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा एच अपान 4 पाई एम स्क्वायर ठीक है ना तो ये हो जाएगा इसको बाहर कर देंगे इसको बाहर कर देंगे 1/2m ना और रूट एच अपान पाई ठीक है और ये तो करेक्ट है इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है वही निकल गया जो इन्होंने कहा था ठीक है अब चलिए बाकी के 2 स्टेटमेंट पे कल चर्चा करेंगे उसमें से एक सही होगा और एक गलत ठीक है इसी पे रोकते हैं अच्छा यहाँ एम कर लीजिए ये हमने गलत लिख दिया तो ठीक है एम होगा स्टेटमेंट में गलत लिख दिया है क्लास जैसे लगता है समय कम पड़ जा रहा है और थोड़ी सी बड़ी क्लास होती आधे घंटे और